A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री एनसीईआरटी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में। उसके चैप्टर नंबर 9 को हम पढ़ रहे हैं। सो इस चैप्टर में हम लोग बात करने जा रहे हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे मेल करके ज़रूर बताएं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिलते हैं जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। ये क्रोनोलॉजी है जिसको मैं आपको बार बार रिवाइज कराती हूँ, आप इसको देख सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि लेटर वैदिक जो एज है उसको खत्म होने के साथ साथ क्यों जो है दो नए बड़े बड़े धर्मों का आगमन होता है। धर्म और भी आए लेकिन ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है ये बहुत बड़े बड़े धर्म थे। उनके आने के कारण क्या थे हमने बात किया था इस चैप्टर के पार्ट 1 और 2 में। हमने फिर जैनिज्म के बारे में बात किया, उसके फाउंडर कौन है, उनके माता पिता कौन है, टीचिंग्स क्या थी जैनिज्म के बारे में, हमने डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म के बारे में बात किया, फिर हमने स्प्रेड कैसे हुआ जैनिज्म और जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, हमने ये सारी चीज़ों के बारे में चैप्टर के पहले वाले पार्ट्स में बात किया। इस चैप्टर के पार्ट में पार्ट 3 जिसमें हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हम बात करने जा रहे हैं बुद्धिज्म के बारे में। तो अगर मैं बुद्धिज्म की बात करती हूँ तो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं गौतम बुद्धा, जिनका ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ गौतम, राइट। तो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म जो है उनका वो दोनों कंटेम्प्रेरी है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। 6th सेंचुरी BC में महावीर भी हुए, 6th सेंचुरी BC में सिद्धार्थ गौतम भी हुए, राइट। तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ होता है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म हुआ था बिहार में। सिद्धार्थ गौतम का जन्म कहाँ होता है, अगेन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, जो कहाँ पर है, फुट हिल्स ऑफ नेपाल। नेपाल जो है उसका जो पहाड़ जहाँ पे खत्म होते हैं उसकी फुट हिल्स में कपिलवस्तु है, वहाँ पे जो है गौतम बुद्धा का जन्म होता है। उनके फादर जो है वो शुद्धोधन है उनका नाम, और उनकी माता का नाम क्या है, वॉज हेड ऑफ शाक्य क्लान। गौतम बिलोंग टू नोबल क्षत्रिय फैमिली, ठीक है। जो गौतम है उसके फादर जो है शुद्धोधन है, वो हेड है शाक्य क्लान के, और गौतम बिलोंग टू अ नोबल क्षत्रिय फैमिली। देखिए एक चीज़ आप समझने की कोशिश हो रही है, चाहे गौतम बुद्धा की मैं बात करूँ चाहे मैं बात करूँ महावीर जैन की, दोनों के दोनों जो है क्षत्रिय फैमिली से आते हैं। बाकी की क्षत्रिय फैमिली से उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। तो जो कारण हमने पढ़े थे, क्षत्रिय फैमिलीज के अंदर रिसेंटमेंट था क्योंकि ब्राह्मण्स जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मान रहे थे। तो आप समझिए क्षत्रिय फैमिली ने है जो है वो इन्वॉल्व रही है बुद्धिज्म और जैनिज्म के आगमन में। वो अलग बात है, थ्रू आउट ऑल वर्नास इस धर्म को जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लोगों ने इसको भारी मात्रा में जो है इसको अडॉप्ट कर लिया अपने जीवन में, वो बुद्धिस्ट बन गए या जैनी बन गए, राइट। वो हम बाद में देखेंगे। तो गौतम बुद्धा के साथ भी यही हुआ, उन्होंने 29 ईयर्स की एज में जो है अपना घर छोड़ दिया। 7 साल के बाद जो है उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है एट द एज ऑफ 35। देन ही कॉल्ड एज बुद्धा द एनलाइटन्ड वन। पहले उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम, जब वो एनलाइटन हो जाते हैं तो उनका नाम हो जाता है बुद्धा, क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। सिमिलरली भगवान जो महावीर हैं उनका जो है उनको जो कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद उन्होंने जीना बोला इंडिविजुअल को, और जैनिज्म बोला जो कि इस इंडिविजुअल धर्म को फॉलो करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का आप कोरिलेट कर लीजिए, दोनों का कंपैरिजन साथ साथ चलेगा। सरमन्स, जब गौतम बुद्धा को जब निर्वाण प्राप्त हो गया, जब उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों ने यही किया, महावीर जी ने भी और गौतम बुद्धा ने भी अपने सरमन्स मतलब जो टीचिंग्स हैं उसको फैलाना शुरू किया। तो उन्होंने अपने सरमन्स दिए। फर्स्ट सरमन हो जा वो सारनाथ में था नियर बनारस। हिज फॉलोअर्स वर कॉल्ड बुद्धिस्ट एंड द रिलीजन वॉज कॉल्ड बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म कहा गया, जैनिज्म, बुद्धिज्म। तो बुद्धिस्ट कहा गया और जैनी कहा गया, राइट। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों का कंपेयर साथ साथ करके आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने अगले 40 साल तक जो है कॉन्टिन्यूसली अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाया। डेथ होती है उनकी अराउंड 80 ईयर्स में कुशीनगर में 487 BC। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, आप इन दोनों का कंपैरेटिव चार्ट बनाकर आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं, किसका जन्म कहाँ पर हुआ, उनकी टीचिंग्स क्या क्या थी, और वो उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है, कब उनको जो है निर्वाण प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ये फैक्ट्स जो है मैंने आपको बता दिए। अगर मैं टीचिंग्स की बात करूँ, बुद्धिज्म की टीचिंग्स क्या है, तो बुद्धिज्म जो है वो डज नॉट रिकग्नाइज एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड सोल, जबकि जैनिज्म जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिकग्नाइज करता था। बट उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल सोल जो है वो ऊपर रहेगी, किससे, गॉड से भी। तो इंडिविजुअल जो सोल है उन्होंने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। बट बुद्धिज्म के केस में वो ना गॉड को रिकग्नाइज करता है ना सोल को रिकग्नाइज करता है। वर्णा सिस्टम जो है उन्होंने डायरेक्टली कंडेम नहीं किया था जैनिज्म ने, लेकिन बुद्धिज्म में इसको डायरेक्ट जो है वर्णा सिस्टम को कंडेम किया गया। बिलीव इन री इनकारनेशन,
बुद्धिज्म जो है री इनकारनेशन में बिलीव करता है, एक्सेप्ट करता है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो कि बेसिकली किसके द्वारा डिराइव होते हैं, कर्मास के द्वारा। अगर आप किसी पर्टिकुलर तरीके के कर्मास करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट बर्थ होता है उस कर्मास की वजह से नेक्स्ट बर्थ आपका होता है। तो साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ जो है वो चलता रहता है एज पर द कर्मास ऑफ इंडिविजुअल। तो उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट था। दोनों ने ही बोला कि हिंसा बिल्कुल नहीं करना, किसी की जीव हत्या नहीं करनी है, ये दोनों ने बोला, राइट। अब हम डॉक्ट्राइन्स की बात कर लेते हैं। देखिए डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म में हमने क्या था, 3 जो थे उसके प्रिंसिपल्स थे। क्या था उसमें, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। फिर राइट कंडक्ट 5 तरीके से क्या क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, 4 नोबल ट्रूथ की बात की जाएगी। 4 नोबल ट्रूथ क्या है, 4 नोबल ट्रूथ बहुत ही सिंपल है। उनमें बोला गया कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। पहली चीज जो रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है कि दुख है, हिंदी में आपको बता रही हूँ मैं। तो पहली चीज जो उन्होंने रिकॉग्नाइज की वो उन्होंने बोला कि दुख है ही, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि दुख नहीं है, सब कुछ सुख ही सुख है, तो दुख है। दूसरा उन्होंने बोला कि कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण भी है। दुख का कारण क्या है, डिजायर। तो पहला जो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है, डिजायर है, दुख जो है उसको दूर भी किया जा सकता है, और चौथी बात उन्होंने बोली निर्वाणा कैन बी अचीव्ड। दुख जो दुख है, जो सफरिंग्स है, उसको दूर किया जा सकता है बाय एलिमिनेटिंग डिजायर, और डिजायर को एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया। तो उन्होंने 4 उनके जो 4 ट्रूथ थे, नोबल ट्रूथ, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया उसको, कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख के कारण को हटाया भी जा सकता है, और कैसे हटाया जा सकता है, देयर इज एन 8 फोल्ड पाथ। तो ये 8 फोल्ड पाथ जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया, उसके द्वारा जो है दुख या फिर हटाया जा सकता है। अब दुख हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। दुख हटाने का मतलब, दुख का कारण क्या था, डिजायर्स। जब आप डिजायरलेस ही हो जाते हो तो क्या होता है, निर्वाणा की प्राप्ति हो जाती है। तो दुख को हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, 8 फोल्ड पाथ के द्वारा हटाया जा सकता है। 8 फोल्ड पाथ में क्या था, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न। तो ये इनका 8 फोल्ड पाथ था। इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ओके। आप दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा, 3-4 बार पढ़ लेना इस चैप्टर को रिपीट कर करके, और देख लेना कि भाई जैनिज्म में क्या कहा गया, बुद्धिज्म में क्या कहा गया। पहले स्केलेटल फ्रेमवर्क अच्छे से बना लो, उसके बाद हम ऐड करते जाएंगे। जात का स्टोरीज किसका है, किसका कौन सा टेक्स्ट है, किसका मंदिर कहाँ पर है, किसका मंदिर कहाँ पर है, राइट। वो सारी चीज़ें आप बाद में एडअप करते रहोगे। जैसे जैसे हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तो आप देखते जाएंगे, अच्छा ये जैनिज्म के टेम्पल है, ये वाली जो गुफाएं हैं यहाँ पे बुद्धिज्म की है, या ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों लोग यहाँ पे रहते थे, और तीसरा हिंदुइज्म भी रहता था, राइट। तो इस तरीके से आप फैक्ट्स को बाद में ऐड कर सकते हैं। ये हम स्केलेटल फ्रेमवर्क को बना रहे हैं। तो 4 नोबल ट्रूथ थे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण को दूर भी किया जा सकता है अगर हम डिजायर्स को खत्म कर दें, और वो क्या तरीके से कर सकते हैं, देयर इज अ पाथ, एलिमिनेटिंग डिजायर, वो 8 फोल्ड पाथ है, अष्टांगिक मार्ग। तो अगर 8 फोल्ड पाथ के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं तो इस चार्ट को आप पढ़ सकते हैं कि हम जो है, 1 कुड एंड सफरिंग एंड फाइंड द एनलाइटनमेंट बाय फॉलोइंग द 8 टीचिंग्स। पहली क्या थी, राइट अंडरस्टैंडिंग, डेवलप अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 नोबल ट्रूथ। हमें 4 जो नोबल ट्रूथ है उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग है। होता क्या है ना, देखिए आप किसी प्रॉब्लम को दूर कब कर सकते हो, आप किसी प्रॉब्लम को दूर तब कर सकते हो जब सबसे पहले आप उसे रिकॉग्नाइज करोगे। आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि भैया प्रॉब्लम है, तभी तो आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर लेकर आओगे ना। होता क्या है, हमारे साथ, सभी के साथ होता है कि हम प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे होते। ईदर वी डोंट हैव करेज टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम, और वी आर सो ब्लाइंड टूवर्ड्स इट, मतलब हमें पता ही नहीं है, मतलब हमें उस चीज़ का अकल ही नहीं है। या दूसरी चीज़ होती है, अकल नहीं है वो नहीं होता, बहुत कम होता है ऐसा। दूसरी चीज़ होती है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, राइट। तो अंडरस्टैंडिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग की हमें ये पता चलना चाहिए कि क्या 4 नोबल ट्रूथ है, मतलब जिसमें कि सबसे पहला है कि दुख है, दुख का कारण है। तो ये 4 नोबल ट्रूथ की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर है राइट पर्पस, लिव अ लाइफ ऑफ सेल्फलेसनेस, नॉन सेल्फिशनेस, love and non-violence, right speech, be careful and truthful what you say, right action, do not kill, steal or lie, be honest, right way of earn a living, do not work at a job that causes harm to people or living creature, right efforts, promote good actions and prevent evil action, right mindfulness, be aware but not attract to your emotions, thoughts and feelings,
राइट कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ऑन योर माइंड विथ सच प्रैक्टिस एज मेडिटेशन। अब आप ये देखेंगे, जब इस चार्ट को पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। 8 फोल्ड पाथ अगर आपने फॉलो कर लिया, आपको राइट अंडरस्टैंडिंग है, आपका राइट पर्पस है, राइट स्पीच है, एक्शन भी राइट है, एफर्ट्स भी राइट है, माइंडफुलनेस है, आपको पता रहता है अपनी सराउंडिंग के बारे में, तो बचेगा क्या? वही एनलाइटनमेंट है, तो आप बुद्धा बन जाओगे। तो बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा सिंपल सा पाथ था, इसीलिए लोगों को समझ में आया था, इसीलिए इतने ज़्यादा फॉलोअर्स बने थे। बट जो सबसे सिंपल चीज़ होती है ना, उसी को करना सबसे डिफिकल्ट होता है एक्चुअली। तो लोग चीज़ें करते नहीं हैं, सबको पता चल जाता है। एनीवेज, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ? अब बुद्धिज्म के हमने सारे प्रिंसिपल्स को पढ़ लिया, 8 फोल्ड पाथ हमने देख लिया। अब स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म हुआ, मतलब जब भगवान बुद्धा थे जहाँ पे, उसके बाद क्या है, बुद्धिज्म का स्प्रेड इतना ज़्यादा हुआ कि इंडिया में से तो चला गया। आप देखेंगे पूरा का पूरा चाइना, पूरे के पूरे आसियान कंट्रीज़, इन सब में आपको बुद्धिज्म मिलेगा। जब भी आप कहीं घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे हमारे कंट्री से, जापान हो, चाइना हो, थाईलैंड, बर्मा, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका, ये सारे के सारे बुद्धिस्ट कंट्री हैं। और बुद्धिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे कंट्री से। और हम लोग जो है बुद्धिज्म को फॉलो ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि बुद्धिज्म की टीचिंग्स क्या क्या थे। ओके, फॉलो ना करना वो बाद की बात होती है। तो बुद्धिज्म जब स्प्रेड होता है, उसकी स्प्रेड करने में ग्रेट जो एम्परर हैं अशोका, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अशोका ने खुद बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया था, उन्होंने खुद बुद्धिस्ट बन गए और अपना राजपाट छोड़ दिया था। तो जब उन्होंने बुद्धिज्म को धारण किया तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को बाकी के देशों में फैलाया। उन्होंने जो है अपने मिशनरीज, क्योंकि ही वॉज अ किंग और बहुत ही पावरफुल किंग, पैसे की कोई कमी नहीं है, और पूरा मतलब इंडिया के ऊपर राज है। जब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद, हम जब मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे तो हम देखेंगे तो क्या हुआ, उन्होंने अपने मिशनरीज भेजे थे अलग अलग जगह पे। ये देखिए कि डायरेक्शन आप देख सकते हैं, इधर सारे मिशनरीज जा रहे हैं। तो इस सारी डायरेक्शन में बुद्धिज्म स्प्रेड होता है। तो अशोका जो है उनका बहुत बड़ा रोल है। अशोका का जो बेटा है, अशोका सन और नेफ्यू महिंद्रा, टुक बुद्धिज्म टू द सदर्न इंडिया एंड श्रीलंका। जो उनका बेटा, कुछ लोग कहते हैं वो उनका नेफ्यू था, तो जो भी था, बेटा ही मान लीजिए नेफ्यू को भी। तो उन्होंने क्या किया, बुद्धिज्म को श्रीलंका और साउथ वाली जो स्टेट्स हैं उसके अंदर लेके गए। ये वाली जो ब्रांच है, यहाँ पे भी बुद्धिज्म के लिए मिशनरीज उन्होंने भेजे राजा ने। तो बुद्धिज्म के स्प्रेड में जो है राजा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। राजा कौन सा? अशोका। तो बुद्धिज्म जो था लिबरल था और डेमोक्रेटिक था एज कम्पेयर टू ब्राह्मणिज्म। अब जो ब्राह्मणिज्म के जो जितने वर्णा सिस्टम, रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, ये सारी प्रॉब्लम्स थी ना ब्राह्मणिज्म में, ये सारी की सारी बुद्धिज्म के अंदर नहीं थी। लोगों को बहुत पसंद आया। 8 फोल्ड पाथ को हमने पढ़ा है, बड़ा सिंपल पाथ था, लोग उसको फॉलो कर सकते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। Hence appealed to the people of non-Vedic areas. People of Magadha responded readily to Buddhism, being tired of looked down upon by the Orthodox Brahmins. वही प्रॉब्लम था, जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिज्म था वो उनको वर्णा सिस्टम में अलग अलग जगह पर प्लेस कर देता था, लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। बुद्धिज्म जो है सबको इक्वालिटी देता था, तो इसलिए बुद्धिज्म का इतना ज़्यादा स्प्रेड होता है। अगर हम बात करते हैं पर्सनालिटी ऑफ बुद्धा की, और जो उनकी टीचिंग के जो तरीके थे वो आसान थे, और जो पर्सनालिटी थी वो खुद राजा थे। जो गौतम बुद्धा है वो खुद राजा के बेटे थे, तो इसलिए उनकी जो पकड़ थी, मतलब उनकी जो एक्सेप्टेंस थी वो वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस थी। और दूसरी बात, जो टीचिंग्स थी वो सिंपल थी, तो इसलिए लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। उन्होंने भी क्या किया, प्राकृत जो है, पाली लैंग्वेज जो है, यूज़ ऑफ पाली एंड प्राकृत, इसको यूज़ किया इन्होंने। पाली और प्राकृत का यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या है, कॉमन लोगों को समझ में आया। उन्होंने रिलीजियस ऑर्डर ऑर्गेनाइज किया, संघ। संघ जो था उसके अंदर कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं थी, कास्ट, क्रीड, सेक्स, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं थी। जो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, वो उनके संघ में आ सकता है, ठीक है। और वहाँ पे बुद्धिज्म की टीचिंग्स दी जाती थी। मोनार्की जो है, द मोनार्कीज ऑफ मगधा, कोसला, कौशाम्बी एंड सेवरल रिपब्लिकन स्टेट्स अडॉप्टेड बुद्धिज्म। अब क्योंकि वो खुद राजा के बेटे थे, और उसके बाद जब आप देखेंगे जब अशोका ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, इसी तरह से धीरे धीरे बहुत सारे राजाओं ने जो है बुद्धिज्म को या तो खुद मान लिया, नहीं तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, राइट। अडॉप्शन ऑफ बुद्धिज्म बाय अशोका, जो अशोका ने जब अडॉप्ट किया था वो एक पाथ ब्रेकिंग जो था, वो एक मूवमेंट था बुद्धिज्म के लिए। इनकी वजह से जो है वेस्ट एशिया, श्रीलंका, सेंट्रल एशिया, इन सब जगहों पे बुद्धिज्म का स्प्रेड होता है। तो हम ये समझ गए कि बुद्धिज्म ऐसे स्प्रेड क्यों कर रहा था। तो बुद्धिज्म स्प्रेड होने के इतने सारे कारण थे जो हमने समझने की कोशिश किया। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया इंडिया से। तो देखिए, ये चीज़ को भी आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो। बुद्धिज्म इतनी आसान उसकी टीचिंग थी, लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया, इंडिया में है ही नहीं। बाकी के कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा, इंडिया से ख़त्म कर दिया गया बुद्धिज्म को, या ख़त्म हो गया। तो कारण क्या थे?
तो देखिए, हम कारणों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो आप समझिए कि जब बुद्धिज़्म आया तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मणिज्म जो है, जिसको हिंदुइज्म भी कहा जाए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चोट हुई। उन्होंने भाई सारे सेक्रीफाइसेस ये सबको मना कर दिया। अब लोग जो है सारे बुद्धिज़्म की तरफ जा रहे हैं, आधे जैनिज्म की तरफ चले गए, तो ब्राह्मणिज्म जो है उसको बहुत खतरा हो जाता है। तो अब क्या होता है, ब्राह्मणिज्म को खतरा होने की वजह से वो क्या करते हैं कि भैया अपने ब्राह्मणिज्म के अंदर रिफॉर्म करो, इसको अगर आपने इतना रिजिड बनाया तो लोग छोड़ के चले जाएंगे और रिलीजन खत्म हो जाएगा। तो ब्राह्मणिज्म के अंदर हुए रिफॉर्म्स, तो रिवाइवल होता है ब्राह्मणिज्म का, और एंड राइज ऑफ भगवतिज्म। तो अब क्या होता है, ब्राह्मणिज्म जो लेटर वैदिक एज वाला ब्राह्मणिज्म था उसके अंदर रिफॉर्म्स लाए जाते हैं और भगवतिज्म का आगमन होता है। मतलब वो एक रिफॉर्म फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म था, जिसकी वजह से लोगों को लगता अच्छा ठीक है, जो हिंदू थे अभी बचे हुए थे, जो बाकी के लोग देख रहे थे कि ठीक है हिंदुइज्म में के अंदर भी या ब्राह्मणिज्म के अंदर भी थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, हम उसके अंदर रह सकते हैं। बुद्धिज्म के अब दूसरा क्या हुआ था, भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो है बुद्धिज्म के अंदर भी चेंजेस आ रहे थे। अब जो उनका संघ जो भगवान बुद्ध ने बनाए थे, अब संघ के अंदर धीरे धीरे करप्शन आना शुरू हो जाता है, वर्स्ट, और उन्होंने भी संस्कृत अपना लिया, करप्शन आ गया, ग्रीड आ जाती है। कैप्ट अमंग द मॉन्क्स, जो मॉन्क्स थे, जो बौद्ध भिक्षु जिसको कहा जाता है, जो संघ में रहते थे, उनका काम था कि जो बुद्धिज्म की टीचिंग्स हैं उसको पढ़िए और स्प्रेड करिए। उनके अंदर करप्शन आ जाता है, वो भी संस्कृत बोलना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर भी आइडोलेटरी प्रैक्टिसेस आ जाती हैं। पैसा होता है संघ के पास, क्योंकि बड़े बड़े राजा जो थे उसको सपोर्ट करते थे, तो उसकी वजह से वहाँ सारे के सारे ईवल्स आने लग जाते हैं। दूसरा कारण था। और क्या होता है, बुद्धिज्म जो होता है उसके बहुत सारे फैक्शंस में डिवाइड हो जाता है। वो भी बुद्धिज्म में महायान, हीनयान, वज्रयान, ये सारी की सारी डिविजन्स आ जाती हैं। जैसे कि हमने जैनिज्म में डिवीजन देखा था, इसी तरीके से बुद्धिज्म में भी बहुत सारी डिविजन्स आ जाती हैं। इसकी वजह से भी लोगों का फेथ जो है उससे हिलने लगता है। और क्या था, बहुत सारे इंस्टेंसेस ऑफ परसिक्यूशन, मतलब बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हुए जिसमें क्या किया गया, पुष्यमित्र शुंगा, हुना किंग ऑफ महिराकुला, शैवाइट था वो। जो पुष्यमित्र शुंगा था वो एक शैवाइट था, महिराकुला जो है उसका राजा था ये कुल का, पुष्यमित्र शुंगा। इसने क्या किया, बुद्धिज्म के जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको बहुत बड़ी संख्या में मरवा दिया। तो उनकी किलिंग्स होती है हंड्रेड्स ऑफ बुद्धिस्ट। शशांका ऑफ गौड़ा, वो भी शैवाइट था। फेल द बोधि ट्री एट बोध गया, उसने जो है बोध गया का जो बोधि ट्री है उसको गिरा दिया, काट दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें कि बुद्धिज्म के ऊपर डायरेक्ट चोट की गई। मॉन्क्स को मार दिया गया, बुद्धिस्ट जो ट्री था उसको, बोधि ट्री को डिस्ट्रॉय किया गया। साउथ इंडिया में क्या होता था, बहुत शेवाइट एंड वैश्वनाइट बिटरली अपोज द जैनास एंड बुद्धिज्म इन ए नियरली मेडिवल टाइम्स। और जो शेवाइट थे, शेवाइट और वैष्णवाइट, अब हिंदुइज्म में क्या आ गया था, भगवतिज्म आ गया। और फिर जो ब्राह्मणिज्म है उसके अंदर भी शेवाइट और वैष्णवाइट्स आ गए, जिसको भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तो शेवाइट और वैष्णवाइट थे, उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया और उन्होंने उसको सिवियरली अपोज किया। टर्किश और फॉरेन इन्वेजन होना शुरू हो गए थे। टर्किश इन्वेजन, द रिचेस ऑफ मोनेस्ट्री मस्ट हैव अट्रैक्टेड द इन्वेडर्स, दे किल लार्ज नंबर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी, जो बुद्धिस्ट संघास थे, उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए। आउटसाइड अटैक हुए, इनसाइड अटैक हुए। बुद्धिज्म के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म शुरू हुए, बुद्धिज्म के अंदर डिविजन शुरू हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें रही जिसकी वजह से बुद्धिज्म जो है डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि बुद्धिज्म के कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहे इंडियन सोसाइटी के लिए, तो सोशल रिवोल्यूशन लाने में बुद्धिज्म ने बहुत बड़ा काम किया। इन्होंने बहुत सारी ईवल जो थी, मिटिगेट द ईवल्स फ्रॉम द न्यू मटीरियल लाइफ इन 5th सेंचुरी, कंसोलिडेट द सोशल चेंज। तो भाई जो भी ईवल्स क्रॉप अप हो रही थी, चाहे वो वर्णा सिस्टम की ईवल हो, चाहे वो मटेरियलिज्म की ईवल हो, उन्होंने उसके ऊपर, बुद्धिज्म ने उसके ऊपर चोट किया और लोगों को समझ में आने लगा। इगैलिटेरियन वैल्यूज kept its door open to women as well as Shudra, but do not discard, by not discarding them, freed them from marks of inferiority। तो आप देखिए कि जब आप women, जिसका स्ट्रेचर जो है लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ख़राब हो गया था, शूद्र जिनका स्ट्रेचर बहुत ज़्यादा बुरा था लेटर वैदिक पीरियड में, बुद्धिज्म ने उन सबको वेलकम किया। तो इसकी वजह से लोगों ने इसको खुले दिल से अपनाया। नॉन वायलेंस प्रैक्टिस किया गया, प्रोमोटेड रैशनलिज्म, पाली लिटरेचर को उन्होंने प्रमोट किया ऑब्वियसली। Created and develop a new awareness in culture and intellect, replace superstition by logic and rationalism। जितने भी सुपरस्टिशंस अभी तक प्रिवेल कर गए थे कि भाई रिचुअल्स करने चाहिए, इसकी पूजा करोगे तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी टाइप्स, उन सबको डिस्कार्ड करके उन्होंने
साइंटिफिक जो नॉलेज है उसको बढ़ावा दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन रहे बुद्धिज़्म के, जिसके कारण लोगों ने इसको पसंद किया। डिक्लाइन होने के कारण क्या थे ये भी हमने डिस्कस कर लिए। सो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको समझ में आई। संस्कृत जो है बाय ब्लेंडिंग पाली एंड संस्कृत, उन्होंने पाली और संस्कृत दोनों को ब्लेंड किया। एजुकेशन के ऊपर उन्होंने फोकस किया। जो मोनेस्ट्रीज थी उसके अंदर बुद्धिस्ट मॉन्क सिर्फ और सिर्फ धर्म की बातें ही नहीं करते थे, वो पढ़ाई भी करते थे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डेवलप एज ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग, जैसे कि नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज बनी बाद में। स्कल्पचर्स, आर्ट और आर्किटेक्ट में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने बोला फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू टू बी वर्शिप्ड इन इंडिया वाज प्रोबेबली दोज ऑफ बुद्धा। जो बुद्धा है उसका स्टैचू सबसे पहले बनाया गया। वैदिक पीरियड के जो स्टैचूज मतलब उस टाइम पे नहीं बन रहे थे, बुद्धा का ऐसा माना जाता है कि बुद्धा का जो स्टैचू बना था वो सबसे पहला स्टैचू था। आर्किटेक्ट में मैनी पैनल्स डिपिक्टिंग स्टोरीज ऑफ बुद्धा लाइफ, मैनी स्तूपास एंड केव आर्किटेक्ट। जो बाद में जो राजा आए उन्होंने जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाई, तो वो बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्ट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। गंधार आर्ट इन्फ्लुएंस बाय ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अ न्यू आर्ट फॉर्म डेवलप्ड ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो नॉर्थ वेस्टर्न जो पोर्शन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे गंधार आर्ट भी डेवलप हुआ। वो उसी टाइम पे डेवलप हुआ जब बुद्धिज़्म के जब डेवलप हो रहा है और बुद्धिस्ट जो है इमेजेस वहाँ पे बनाई जा रही हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी वो सारी थी कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहा बुद्धिज़्म का। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर जिसमें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन मैं फिर से कह रही हूँ, दिस इज़ नॉट, आई विल नॉट से कि इसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से रिलेटेड। हमने एक इसका स्केलेटल फ्रेमवर्क पढ़ा है कि ये क्या था, कैसे डेवलप हुआ, क्या कारण थे डिक्लाइन होने के। अब बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए मैं आपको हमेशा बता रही हूँ हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं, तो हम जितने चैप्टर्स आगे आते जाएंगे, जो जो अलग और राजा आएगा उसने कौन सा टेम्पल बनवाया, कौन सा उसने आर्किटेक्ट डेवलप किया, क्या सब चीज़ें हैं, उनको हम जॉट डाउन करते जाएंगे अपने हेड में। स्केलेटल फ्रेमवर्क हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया। सो दिस इज़ द साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग। पहले जो है आप सबसे बेसिक फ्रेमवर्क बनाते हैं अपने हेड में और फिर बाद में उसको जॉट डाउन करते रहते हैं विद मोर एंड मोर ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।